हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जेम एंड CSNET चैनल पर और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर नंबर 3 में को स्टार्ट करने से पहले कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक सीखे थे। राइट, तो जैसा कि आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में हमने जो टॉपिक सीखे थे वो था आपका सबस्पेस। राइट, हमने सबस्पेस सीखा था और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और साथ में साथ हमने यहाँ पर कुछ PYQs सॉल्व किए थे। राइट, ये हमने यहाँ पर सीखा था। लेकिन आज लेक्चर नंबर 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LI, एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लीनियर LD। राइट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देखेंगे एंड इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे LI LD के ऊपर, एंड यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कुछ PYQs करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। राइट, देखो डेफिनेशन क्या होती है। आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर देखो हम लेके चल रहे हैं कि जो V है, आप इस पे जो ऑपरेशन है प्लस डेट, ये आपके ऑपरेशन है, एक इंटरनल ऑपरेशन है एक एक्सटर्नल ऑपरेशन। राइट, यानी कि तरीके से ये आपका V प्लस डॉट, इस पर एक प्लस ऑपरेशन है एक डॉट ऑपरेशन है। ये अपने आप में क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V प्लस डॉट अपने आप में क्या है, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। V प्लस डॉट ये अपने आप में क्या एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F प्लस डॉट। राइट, फील्ड पर जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन ये है, ये वाला प्लस जो सर्कल के अंदर है एंड ये डॉट जो सर्कल के अंदर है। राइट, यहाँ पर डिफरेंट सिंबल क्यों ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इस ऑपरेशन है वो V पर अलग है एंड जो फील्ड पर है वो अलग है। राइट, और सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो V आपका वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F पर। अब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट की। किसकी? लीनियरली डिपेंडेंट की। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी लीनियरली डिपेंडेंट की क्या कह रहा है कि दी वेक्टर्स x1 x2 एंड अप टू xn। तो आपके पास कितने वेक्टर्स हैं? आपके पास टोटल वेक्टर्स हैं n वेक्टर्स, x1 से स्टार्ट है और xn तक जा रहे हैं, ये n वेक्टर्स हैं। और किसके वेक्टर्स हैं? V यानी कि वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स हैं। जो ये एलिमेंट्स है वो कहां से आ रहे हैं? आपके इस वेक्टर स्पेस के यानी कि V से आ रहे हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर यानी कि हम जो वेक्टर स्पेस होता है उसके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। राइट, तो इसलिए हम यहाँ पर इनको वेक्टर्स बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? V के एलिमेंट है आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्या करें? इन n वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। कब? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट a1 a2 एंड अप टू an बिलोंग्स टू फील्ड। यानी कि आपके पास f स्केलर्स एग्जिस्ट, n स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। कितने स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे? n स्केलर्स। वो n स्केलर्स क्या है? a1 a2 an। राइट, यानी कि फील्ड के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, n एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल जीरो। और ये जो ये आप फील्ड के n एलिमेंट्स ले रहे हो ना, a1 a2 an, ये सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। राइट, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे उस केस में यहाँ पर जो है आपके पास n स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पूरे जो स्केलर्स हैं ये सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। सच दैट, और किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे? सच दैट a1 इंटू x1 यानी कि x1 में a1 की मल्टीप्लाई, ठीक है, x2 में x, यहां पर ये x2 है आपका, ठीक है, x2 में a2 की मल्टीप्लाई, ये a2 है, एंड xn में an की मल्टीप्लाई। जब इनको सम करोगे ना तो इनका जो समेशन आएगा वो जीरो वेक्टर के इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो। और जो जीरो है ये भी कहां से आना चाहिए? V से आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा? जीरो वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तब हम कहेंगे जो आपके x1 x2 एंड ये xn वेक्टर्स थे V के, ये कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट हैं, जहां पर a1 a2 an नॉट ऑल जीरो। ये सारे के सारे जो स्केलर्स हैं, जो कोफिशिएंट बन रहे हैं इसके x1 x2 के, ये क्या है? नॉट ऑल जीरो। ये सभी के सभी जीरो नहीं है। यानी कि इनमें से एक स्केलर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू कैसी होगी? आपकी नॉन जीरो होगी। ठीक है, तब आप कहोगे कि जो ये वेक्टर्स हैं क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपके पास n स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, नॉट ऑल जीरो, सच दैट दिस। ठीक है, एंड अगर आपके पास ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करते हैं फील्ड से कि अगर आप इन n वेक्टर के साथ इनको मल्टीप्लाई करो, उनको सम करो और जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये वेक्टर्स हैं x1 x2 xn, ये कैसे? लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि दोनों वे से ट्रू हैं। ठीक है, अगर ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो ये सारी कंडीशंस आपके पास होगी। ठीक है, कि यहाँ पर ये n स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे और ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो एंड ये इक्वल टू जीरो, और ये जो स्केलर्स हैं वो फील्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये जो x1 x2 n है वो क्या है? आपके
लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, ये डेफिनेशन दैट इज। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, वो मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, x1 x2 xn आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn, ठीक है, इक्वल टू 0 वेयर एटलीस्ट वन ai इज नॉन जीरो। क्योंकि सभी के सभी स्केलर्स नॉन जीरो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक ऐसा स्केलर तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी, राइट। या तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, या तो इस तरीके से पढ़ो यहां तक, या फिर इसको इस तरीके से पढ़ो। अच्छा, अगर मान चलो सारे के सारे स्केलर्स जीरो हो जाए तब क्या होगा, अगर सभी के सभी स्केलर्स जो ai बिलोंग्स टू फील्ड हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर मान के चलो ये x1 x2 आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब कहेंगे, अगर सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू कैसी हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां पर अदर ये आती है डेफिनेशन किसकी, इंडिपेंडेंट की। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं होती हमारे पास, अदरवाइज x1 x2 xn आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर इनमें से ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, राइट। अदरवाइज ये जो वेक्टर्स हैं कैसे होंगे, आपके इंडिपेंडेंट हो गए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x1 x2 xn आर li, तो इनको हम li कह रहे हैं कब, इफ एंड ओनली इफ जो ये सम है वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वेयर ai इक्वल टू जीरो, वेयर ai इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 1 to n। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सभी के ये क्या है, सम जीरो के इक्वल आएगा, बिल्कुल जीरो, यहां भी जीरो के इक्वल आ रहा था। यहां पर बस कंडीशन क्या थी कि इनमें से जो एक ai है वो नॉन जीरो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, सभी के सभी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर सभी के सभी जीरो नहीं हो सकते, अगर मैं सभी के सभी स्केलर्स को जीरो ले लेता हूं तो क्या होगा, वो वेक्टर्स li हो जाएंगे आपके, जो x1 x2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे आपके, li हो जाएंगे। डेफिनेशन क्लियर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मेन डेफिनेशन क्या है, दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं मैं, एक अच्छे से ध्यान से समझ लो, क्योंकि एक बार डेफिनेशन क्लियर हो गई ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या है कि अगर इनका जो सम कह रहे हो, ठीक है, ये x1 है x2 ये v से आ रहे हैं, a1 a2 ये फील्ड से आ रहे हैं, इनको आपने x1 में a1 की मल्टीप्लाई, x2 में a2 की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो, और जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है उसकी जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू किसका आना चाहिए, जीरो वेक्टर के। अगर इसमें से जो स्केलर्स हैं इसमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब है वो कैसे, ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, जो v से आ रहे हैं वो आपके, अगर एक भी वेक्टर आप अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो गया तो ये एलडी हो जाएगा। अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो हो गए तो ये वेक्टर्स x1 x2 xn कैसे हो जाएंगे, li हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल समझो, जैसे मान के चलो मैं v यहां पर ले लेता हूं, v आर स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर v ओवर एफ। ठीक है, वेक्टर स्पेस लेता हूं मैं डायरेक्ट, v ओवर एफ हम वेक्टर स्पेस लिखते हैं, जहां पर v की मतलब क्या है, आर स्क्वेयर है, एंड फील्ड क्या आपका r है। ठीक है, ऑपरेशन इन पर सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन दोनों पर, तो आर स्क्वेयर यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। तो मैं एक वेक्टर यहां पर वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं वेक्टर लेता हूं, लेट 1, 0, 1, 0, 0, 1, ठीक है, एंड एक ले लेता हूं मैं 1, 2, ये ले लेता हूं। ठीक है, ये ले लिया मैंने, या फिर इसको ये दोनों ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज ली। अब मुझे यहां पर क्या करने, यहां पर स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहा हूं मैं, एक स्केलर्स एग्जिस्ट कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1, ठीक है, a1 एग्जिस्ट करा, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। तो a1 x1 डेफिनेशन क्या होती है, a2 x2 इक्वल टू जीरो आपको देखना है। ठीक है, और यहां से a1 a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x1 x2 आपको गिवन होगा क्योंकि ये चेक करने ये li है या ld है। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि ये आपका li, ये दो वेक्टर्स जो हैं x1 x2 ये आपके कैसे हैं, ये क्या li है या फिर ld है, कैसे हैं। तो कैसे चेक करोगे, बाय डेफिनेशन, तो a1 x1 a2 x2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो के लेके चलोगे और आप देखोगे a1 a2 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये दोनों की वैल्यू जीरो आ गई, a1 a2 की, a1 और a2 दोनों की वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका मतलब है कि ये कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर्स आपस में li है। अगर इनमें से एक की भी वैल्यू नॉन जीरो आई तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, ld है। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो a1 x1 क्या आपका 1, 0, a2, ठीक है, फील्ड से आ रहा है, फील्ड क्या आपकी r रियल नंबर। ठीक है, ये x2 क्या आपका 0, 1 इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये वेक्टर से आएगा तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर का एलिमेंट है, आर स्क्वायर के जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो 0, 0, तो यहाँ पर 0 का मतलब 0, 0, तो इसको चलो ऐड करो, a1
0 और यहां से आएगा 0 A2, ठीक है, सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो A1 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कंपोनेंट में, सेकंड कंपोनेंट में भी। A2 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 1 में होगा तो A2 इक्वल टू 0 0, ठीक है। अब ये ऑर्डर पे कंबाइन कैसे होते हैं, A1 कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड होगा। तो A1 प्लस A2, सॉरी, तो यहां से आएगा A1 कॉमा A2 इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ गई। तो यानी कि सारे दो स्केलर्स थे यहाँ पर, दो वेक्टर्स, तो दो ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सभी के सभी वेक्टर स्केलर्स की वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई। सभी के सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई। दैट इज दिस इंप्लाइज ऑल AI, ठीक है, ऑल AI इज इक्वल टू 0, ऑल AI इक्वल टू 0, जहां पर I की वैल्यू 1 और 2 है। तो दिस इंप्लाइज x1 x2 आर Li। तो ये कैसे है, ये जो दो वेक्टर्स मैंने लिखे हैं 1 0 0 1, ये कैसे Li हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बाय डेफिनेशन। अभी मैं डेफिनेशन में फोकस कर रहा हूं। अच्छा जी, ये Li है। तो अगर मान के चलो मैं यहां पर एक वेक्टर और ऐड कर देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 0 0 1 एंड 1 2। ये चेक करने, इसको मैं x1 मान रहा हूं, x2 x3, ये Li है या LD है, ठीक है, ये चेक करने बाय डेफिनेशन। सिर्फ डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो, बाकी आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के भी कर सकते हो, मैं भी डेफिनेशन के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि आपको A1 x1 ये आपको अज्यूम करना है, ठीक है, कंसीडर करना है, कंसीडर दिस A1 x1 A2 x2 A3 x3 इक्वल टू 0। अब आपको मेन क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि x1 x2 x3 आपको गिवन होता है, लेकिन A1 A2 A3 आपको फाइंड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्केलर्स हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। डेफिनेशन में क्या था, एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये आपको गिवन होंगे, ये आपको चेक करने के Li LD है, ठीक है। आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट, देखो एक वर्ड यूज हो रहा है, देयर एग्जिस्ट A1 A2 AN, यानी कि ये एग्जिस्ट करेंगे स्केलर्स। अगर ये स्केलर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी के सभी क्या हो, नॉट ऑल 0, सभी के सभी 0 नहीं है, तो ये आपके स्केलर जो वेक्टर्स हैं क्या कहलाएंगे, LD कहलाते हैं। अगर ये सभी के सभी 0 हो जाए तो क्या कहलाएंगे, ये आपके Li कहलाएंगे। Li मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। Li LD का मतलब समझ रहे होंगे, शॉर्ट में बोल रहे हैं हम। तो इस तरीके से इसको चेक करना है, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो। तो यहां पर चलो A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 तो आपका स्केलर है एज इट इज, क्योंकि फील्ड से आ रहा है, फील्ड में रियल नंबर है। x1 का मतलब यहाँ पर 1 0 A2, x2 का मतलब 0 1, ठीक है, A3 है, और x3 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1 2 इक्वल टू 0, यानी कि 0 0, राइट। तो इसमें इनको सिंप्लीफाई करो, A1 0 फर्स्ट, सेकेंड कंपोनेंट होगा 0 A2 एंड थर्ड होगा A3 2 A3 इक्वल टू 0 0। अब इनको ऐड करो, और तो यहां से क्या होगा, ये आपका 0 है, ठीक है। A1 प्लस A3 फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट 0 A2 और A2 A3, यानी कि ये बनेगा आपका 3 A3 A1 A3, ओके। एंड सेकेंड कंपोनेंट आपका बनेगा, यहां पर A2 है और ये 2 A3 है, तो ये बनाएगा भाई A2 प्लस 2 A3 इक्वल टू 0 0। तो यहां से अगर इसको कंपेयर करो तो फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल है, 0 के, सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल है, 0 के। तो A1 प्लस A3 इक्वल टू 0, A2 प्लस 2A3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होगा A1 प्लस A3 0 एंड A2 प्लस 2A3 इक्वल टू 0। यहां से मैं A3 की वैल्यू निकाल लेता हूं इस वाले से, ठीक है। इस वाले से A3 की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, A3 की वैल्यू निकलेगी माइनस के A1, ठीक है, इधर पुट कर देता हूं। एंड दिस इंप्लाइज A2 A3 की वैल्यू माइनस A1 आई है, तो यहां से पुट करूंगा -2 A3 की वैल्यू माइनस के A1
इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करेगा भाई A2 इज इक्वल टू 2A1, ठीक है, A2 इज इक्वल टू 2A1, ठीक है जी। तो यहां पर किसी की वैल्यू 0 आ रही है, किसी की वैल्यू 0 नहीं आ रही, ठीक है। यहां पर आपके पास A1 क्या आ रहा है, सपोज A1 की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो, लेट A1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, A2 किसके इक्वल है, 2 टाइम्स A1, तो 2 टाइम्स A1, ठीक है, तो 2 टाइम्स A1 है तो ये इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। A3 किसके इक्वल है, यहां पर A3 इक्वल है माइनस के A1 के इक्वल, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इसको आप अगर ऐसे कंसीडर नहीं करते, यहां पर A1 आपका A1 ही है, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या आई है, A2 आपका आया है 2 A1 के इक्वल, A3 आया आपके माइनस के A1 के इक्वल, ठीक है। अब ये A1 A2 A3 की वैल्यू अगर मान चलो ये नॉन जीरो है, A1 लेट कर लेता हूं मैं यहां पर, लेट A1 इज नॉन जीरो, ठीक है, A1 इज नॉन जीरो, ठीक है, यानी कि लेट कर लेता हूं नॉन जीरो वैल्यू A1 इज इक्वल टू 1, तो A2 क्या हो जाएगा भाई, A2 हो जाएगा 2, तो A3 क्या हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। A1 A2 की वैल्यू यहां पर पुट करो, कॉम्बिनेशन क्या था A1 X1, ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं अब हम, हमारे पास एक नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि हमारे पास एक जो स्केलर्स हैं उनकी नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि नॉन जीरो स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो वेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, राइट, x1 x2 x3 वो कैसे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ये सभी के सभी यहाँ पर क्या है आपके जीरो नहीं हो रहे हैं। तो A1 A2 A3 x3 इक्वल टू 0 हमने लेके चला था, A1 की वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, तो x1 की वैल्यू 1 0 थी, ठीक है। A2 की वैल्यू यहां से क्या आई 2, x2 की वैल्यू मेरे पास 0,1 थी, प्लस A3 की वैल्यू क्या आई है माइनस के 1, और x3 कितना था मेरे पास, x3 था 1,2, राइट, x3 इतना ही था, x3 था भाई 1,2, राइट। तो इसको देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो यहां से ये क्या बनेगा 1 0 0 2 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 इक्वल टू 0, तो ये बना आपका 1, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 1 2, ठीक है, माइनस 1 2, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। और जबकि देखो स्केलर्स है जो वो कैसे नॉन जीरो हैं, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x1 x2, ठीक है, x1 क्या था, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं हम 1 0 0 1 एंड 1 2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, इस तरीके से चेक करोगे, ये तो हो गया ये बाय डेफिनेशन। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से करोगे, जैसे मान चलो आपको जो वेक्टर्स दे रखे हैं ना, ठीक है, यहां पर वेक्टर्स दे रखा था आपको ये 1 0 0 1, तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे, जो ये रो एक तरीके से क्या है रो है, यहां पर क्या है, यहां पर 1 रो 2 कॉलम्स, तो इसको एक कॉलम की तरह लिख लो, 1 0 को लिखो 1 0, यहां पर ये क्या है एक वेक्टर 0 1, तो इसको एक एज अ कॉलम लिखो, ठीक है। ये देखो ये मैट्रिक्स बनी 2 क्रॉस 2 की। अब यहां पर देखो कितने यहां पर इसको रो एक्लेन फॉर्म में लाना है, ठीक है, किस फॉर्म में लाना है, एक्लेन फॉर्म में, यानी कि रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में। अब एक्लेन फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि A1 1 पोजीशन वो 1, बाकी इसके जो इधर एंट्री और इधर एंट्री है वो 0, यानी कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, बाकी सभी को कोशिश करनी है, यानी कि डायगोनल में 1 एलिमेंट लाने की कोशिश करो आप, डायगोनल में राइट, रो एक्लेन फॉर्म आपको पता ही होगा क्या होगा, राइट, आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो रो एक्लेन फॉर्म में इसको लाना है, इसका मतलब A1 1 एंट्री को 1, बाकी सभी इधर की 0 इधर की 0, फिर A2 2 को 1 बनाओ, फिर इसके ऊपर की 0 इसके साइड की 0, ठीक है। तो ये ऐसे बनाओगे तो इसमें पिवट कॉलम कितना आएंगे, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपको पता है सारी पिवट कॉलम, तो एक पिवट कॉलम ये हुआ, एक पिवट कॉलम ये हुआ, ठीक है, तो एक पिवट कॉलम ये, एक पिवट कॉलम, तो कितने यहां पर पिवट कॉलम, 2 पिवट कॉलम है, तो 2 पिवट कॉलम का मतलब क्या हो गया, यहां पर इसके मतलब कि ये भी आपका LI, जो ये दोनों वेक्टर्स आप लेके चल रहे हो ना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन रही है, और 2 ही यहां पर पिवट कॉलम आए, तो यानी कि जो ये वेक्टर्स आपने लिखे हैं 1 0 और 0 1, राइट, ये 1 0 0 1 एज अ कॉलम, क्योंकि इसमें रो एक्लेन फॉर्म रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही एक्लेन फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसकी जो यहाँ पर होंगी ये 2 वेक्टर्स हैं जो आपके 1 0 0 1 वो कैसे आपके LI हैं, ठीक है, वो कैसे LI, ठीक है, इतने यहाँ पर क्या पिवट कॉलम मिल रहे हैं। अब सपोज इस वाले को चेक करते हैं 1 0 0 1 1 2 को, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म से, तो 1 0
0 1 1 2। ठीक है, अब हमारे पास 3 वेक्टर्स थे, उनको मैंने एज ए कॉलम वेक्टर लिखा। अब मेरे पास 3, अगर ये एल है, 3 ही पीवेट क्या मिलने चाहिए मेरे को, कॉलम मिलने चाहिए, या फिर 3 ही पीवेट रो मिलनी चाहिए। ये 1, ये पहले से ही किसमें, चलो इसको बनाते हैं। देखो इसके यहां भी 0 बनना चाहिए रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में, तो यहां पर हम चेंज क्या करेंगे, इसमें चेंज कॉलम को चेंज करेंगे C3, तो C3 कॉलम चेंज होगा किससे, C3 माइनस C1। C3 में से C1 को घटा दो, तो C3 में C1 को घटाओगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा C3 में से C को घटाओगे तो भैया 1 0, दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। C3 में से C1 को घटा दोगे आप तो ये बनेगा 0 2। इसको आगे क्या करना है, अब C3 में से C2 को घटा दो, ठीक है, 1 0 0 1 0। अब C2 में 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दोगे तो 0 आएगा। देखो क्या कर रहा है हमने, मैं लिख देता हूं, बाकी आपको पता होगा, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको लिख देता हूं कि यहां पर हमने चेंज करा C3 को, और C3 किससे चेंज हुआ है, C3 माइनस C1। ठीक है, यहां पर भी मैंने C3 को चेंज किया है और क्या हुआ है, C3 माइनस 2 टाइम्स C2। ठीक है, C2 में 2 से मल्टीप्लाई कराए इस सेकंड वाले कॉलम में और फिर C3 में से घटाया तो 0 0। तो यहां पर कितने पीवेट कॉलम है आपके पास भाई, 1 2, और ये तो 0 0 हो गया। इसका मतलब आपके पास 3 वेक्टर्स थे लेकिन पीवेट कॉलम 2 ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 वेक्टर्स आपस में कैसे एलडी हैं, ये तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे एलडी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मैट्रिक्स से भी इसको चेक कर सकते हो और डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हो। तो आई होप अब आपको एलआई और एलडी निकालना सीख चुके होंगे, बस आपको डेफिनेशन पर फोकस रखना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक डेफिनेशन में और बताता हूं। ठीक है, जो लीनियर डिपेंडेंट डेफिनेशन वो क्या कहती है, ठीक है, एलडी की डेफिनेशन है, जो ये डेफिनेशन है किसकी है, ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन है, ये वाली। तो x1 x2 xn ये सारे के सारे क्या है, बिलोंग्स टू v, यानी कि v के एलिमेंट्स है, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ध्यान रखना, इनको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहे हैं। ये अनदर डेफिनेशन है डिपेंडेंट की। इफ वन ऑफ देम, अगर इनमें से एक वेक्टर को, इनमें से किसी भी एक वेक्टर को, ठीक है, इफ वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। अगर ये आपके पास n वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी एक वेक्टर्स को, किसी भी सपोज xi को, अगर हम बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, जैसे मान चलो a1 x1, ठीक है, ये ai कोई भी ai है, a2 x2 प्लस ai माइनस 1 xi माइनस 1 ai प्लस 1 xi प्लस 1, ठीक है, फिर इस तरीके से एंड सो ऑन an xn। ठीक है, तो हमने क्या करा, किसी एक xi को बाकी जो आपके बच गए, ठीक है, को क्या बच गए 1 2, इसमें से i हटा दिया, क्योंकि i को हम xi वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं किसके, अदर वेक्टर्स के। अगर इस तरीके से हम लिख पा रहे हैं, अगर हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा जो ये आपके वेक्टर्स थे x1 x2 xn वो कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं, ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो यहां पर लिख रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर एक वेक्टर को, किसी भी एक वेक्टर को आप अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो तो इसका मतलब जो ये वेक्टर्स x1 x2 xn वो कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर v r स्क्वायर टू r है, ठीक है, v r स्क्वायर टू r है, तो यहां पर हम लेते हैं, ठीक है, एक वेक्टर लेते हैं 1 0, ठीक है, सेम लेते हैं जो अभी तक हमने लिया था 1 0 0 1, ठीक है, 0 1 एंड एक लेते हैं ये 1 2। अभी हमने चेक करा कि ये डिपेंडेंट है, राइट, बट फर्स्ट डेफिनेशन। अब लीनियरली डिपेंडेंट की सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। मुझे यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो वेक्टर्स 1 2 है ना, उसको मैं लिख सकता हूं 1 0 प्लस इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा आपका 0 1। तो यही आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि एक वेक्टर 1,2 को आपने इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जो बच गए इसको। अब इसके अलावा कौन से वेक्टर बच गए आपके पास, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो एक 1,2 वेक्टर को आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो दिस इंप्लाइज 1 0 0 1
एंड 1,2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों वेक्टर्स जो आपस में होंगे, ये तीनों वेक्टर आपस में एक साथ कैसे होंगे, एलडी होंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन से अगर किसी एक वेक्टर को बाकी के अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो तो। ठीक है, अब यहां पर देखो v ओवर एफ आर एन ओवर आर है, तो अगर इसमें मेरे को ये बताओ आर एन ओवर आर, तो इसको देखो E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट 1 बाकी सभी 0। ठीक है, अप टू एन तक E1। E2 क्या होगा, E2 में होंगे सेकंड कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सारे कंपोनेंट क्या होंगे, n तक 0 होंगे। ठीक है, ये इसी तरीके से En क्या होगा, En होगा आपका n कंपोनेंट n होगा, बाकी इससे पहले सभी के सभी 0 होंगे। ठीक है, ये E1 E2 E3 ये इस तरीके से हम दिखाते हैं, राइट। तो इसको कंपोनेंट वाइज मतलब क्या, फर्स्ट कंपोनेंट 1, इस E2 का मतलब सेकंड कंपोनेंट 1 बाकी सभी 0, En का मतलब n कंपोनेंट 1 है बाकी सभी 0 है। ठीक है, इसमें n कंपोनेंट 1 होता है, बाकी सभी 0 होते हैं, ये चीज। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये Li है या Ld है। ठीक है, बताओ किस तरीके से बताओगे, इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, देखो क्या है E1 का मतलब क्या है 1 0 0, क्योंकि सारे 0 हैं। सेकंड कंपोनेंट 0 1, ये 1 है। ठीक है, ये 1 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, 0 डॉट डॉट 0 1 0 डॉट डॉट 0, तो इसी तरीके से यहां तक पूरा 0। ठीक है, E1 है, ये E2 है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, इस तरीके से E3 है एंड सो ऑन, ये आपका यहां पर En आएगा। तो En का मतलब क्या है, लास्ट वाला, En का मतलब है भाई लास्ट वाला कंपोनेंट 1 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनी और ये सारा 0 और ये आपका 1 आ रहा है, देखो ये वाला यहां पर 1 आएंगे, तो ये एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 1 है, बाकी इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ऊपर भी 0 है इन सबके। ठीक है, इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके ऊपर एलिमेंट वो 0, नीचे 0, तो ये क्या है, रो एक्लेन फॉर्म में है। तो रो एक्लेन फॉर्म में कितने पिवट कॉलम मिल रहे हैं, यहाँ पर n पिवट कॉलम मिल रहे हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ये, फिर सेकंड कॉलम में ये, थर्ड कॉलम में फिर ये आएगा, n कॉलम में आपका ये आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके आपस में Li है, और बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, A1 E1 एंड An En इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा। तो जब आप इसको एडिशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से आपके पास दिस इंप्लाइज ai की वैल्यू 0 आएगी फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to n, सभी ai की वैल्यू 0 आएगी। कर सकते हो आप डेफिनेशन से। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी है और कैलकुलेशन करते जाना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक पार्ट आपको आता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता भी होगा जिनको थोड़ा सा कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने यहां पर अच्छे से बताया आपको। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज की ओर। देखो, मेन Li और Ld में प्रॉपर्टीज होती हैं, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन डेफिनेशन हो जाता है, अदरवाइज आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान से समझ लोगे ना, तो समझ लो Li Ld का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, क्या कहता है, Li Ld सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस के Li Ld सबसेट है, कोई मतलब कि कोई जो वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट होगा, वो सबसेट अपने आप में Li है या Ld हो, कैसे आप पता करोगे। ठीक है, मान के चलो इसमें दो केसेस बनेंगे। ठीक है, यहां पर V और F के अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, एंड S को हम क्या ले रहे हैं, यहां पर सबसेट ले रहे हैं, किसका, V का। ठीक है, सबसेट ले रहे हैं, सबस्पेस नहीं बोल रहे, सबसेट बोल रहे हैं, तो सबसेट जो होगा वो Li है Ld है, वो हम चेक कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर्टीज है। तो केस नंबर 1, लेट S इज फाइनाइट सबसेट। भाई V अपने आप में वेक्टर स्पेस है, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस भी हो सकता है, हमने मान लिया कि जो S है वो जो उसका सबसेट लिया, वो कैसा सेट लिया हमने, फाइनाइट सबसेट लिया है। ठीक है, तो जब सबसेट फाइनाइट है तो उसमें कैसे चेक करोगे कि वो Li है Ld है, तो देखो V से S इज Li और Ld, तो हम यहां से कहेंगे S Li है या Ld है, अकॉर्डिंग एज एलिमेंट ऑफ S आर Li और Ld। किसके अकॉर्डिंग कहेंगे, कि जो फाइनाइट सबसेट है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप चेक करोगे कि वो Li है या Ld है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझो, क्योंकि फाइनाइट सेट है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहां पर मैंने आपको ये दे दिया E1 E2 E3। ठीक है,
ये आपके पास S है, ये क्या है, S इज द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। एंड V, ये S है, एंड यहां पर V क्या है आपका, V आपका यहां पर R क्यूब ले रहा हूं, R क्यूब पावर R, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका जो सबसेट लिया इसमें 3 एलिमेंट्स है, 1, इसका मतलब क्या, फर्स्ट कंपोनेंट 1, बाकी सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट 0। E2 का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 1, सेकंड कंपोनेंट 0, थर्ड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट 0, सेकंड कंपोनेंट 1, थर्ड कंपोनेंट 0। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ट्रिपल तक है, ये इधर से पता चला कि जो V में एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, R क्यूब टाइप के, यानी कि टपल्स हैं, यानी कि एक कंपोनेंट, फिर सेकंड कंपोनेंट, फिर थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। R क्यूब है ना, तो इसमें टपल टाइप के एलिमेंट है। Rn का मतलब क्या होता है, n टपल के n टपल्स हैं यहाँ में, ठीक है, यानी कि n टपल्स का मतलब इसमें n वेक्टर्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, इस तरीके से कितने n कंपोनेंट होंगे, ठीक है, इस तरीके से n कंपोनेंट है। और यहाँ पर 3 है तो 3 कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, ठीक है, इस चीज से आपको पता है। चलिए, तो यहाँ पर ये है, तो इधर से इसका मतलब पता चल गया E1 E2 E3 का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट सेट है, ये क्या है, फाइनाइट सबसेट है, S इज द सबसेट ऑफ V। यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है विच इंप्लाइज S इज द सबसेट ऑफ V। अब आपको चेक करना है कि S Li है या LD है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, फर्स्ट यहाँ पर ये V से S इज Li LD अकॉर्डिंग टू एज एलिमेंट ऑफ S आर Li और LD। तो एलिमेंट्स का आपको देखना है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, E1 E2 E3, 3 एलिमेंट्स है, क्योंकि फाइनाइट सबसेट है तो उसके एलिमेंट्स के साथ डील कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट को बाय डेफिनेशन, ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन, या फिर अगर डिपेंडेंट होगी सेकंड डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो और देखो। तो ये E1 E2 E3 आपस में कैसे Li हैं, अभी हम चेक करके आए थे E1 E2 En तक, En के लिए n की वैल्यू 3 हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, Li है, ठीक है। तो जो ये S सेट होगा, दिस इंप्लाइज यहाँ पर S कैसा आएगा, S इज Li। क्यों Li है, एज या बिकॉज E1 E2 एंड E3 ये जो तीनों एलिमेंट्स है वो तीनों आप एलिमेंट आपस में कैसे हैं, Li है, इसलिए जो सेट S होगा वो Li है, ठीक है, इसलिए जो सेट है वो आपका Li है, ठीक है, एलिमेंट्स Li है इसलिए सेट Li है। तो इस तरीके से सेट के बारे में बात करोगे। अभी तक हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर सबसेट के बारे में यानी सेट के बारे में बात करें, जो सबसेट होता है अपने आप में सेट होता है, तो अब हम यहाँ पर सेट के बारे में बात करें कि सेट को हम Li और LD कब कहेंगे। तो सेट Li कब होगा, जब अगर सेट फाइनाइट है तो उसके हर एक उनके सभी के एलिमेंट्स को देखोगे आपस में वो Li है LD है। अगर इस 3 एलिमेंट्स यहाँ पर, ठीक है, इसके सभी यानी कि सभी एलिमेंट्स आपस में कैसे हैं, Li हैं, तो इसका मतलब ये सेट S कैसा हो गया, Li हो गया, ठीक है, Li हो गया। अच्छा, यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताना एग्जांपल क्या ये Li है या LD है, ठीक है। यहां पर मैं S ले रहा हूं, S इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 0 1 0 1 ले लेता हूं, सपोज 0 1, ठीक है। और यहां पर जो V है वेक्टर स्पेस, वो मैं यहां पर R ओवर R ले लेता हूं, ठीक है, फील्ड भी R है, वेक्टर स्पेस भी R है, ठीक है। अब मुझे बताना है Li LD है कैसे हैं, तो कैसे बताओगे, बताओ, ऐसी Li और LD, देखो, तो इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो आप चेक करोगे कि 0 जो एलिमेंट है और जो 1 एलिमेंट है वो आपस में Li है LD है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर अगर एक तरीके से समझो, ठीक है, यहां पर x1 को मैं 0 ले लेता हूं, सेकंड यहां पर वेक्टर क्या है 1, ठीक है, सेकंड वेक्टर, चलो ये होगा। तो मुझे चेक करना क्या होता है बाय डेफिनेशन A1 x1 A2 x2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लेट करूंगा और मुझे प्रूव करना कि A1 A2 यहां पर क्या ये दोनों 0 है या इनमें से एक नॉन 0 है, ठीक है। चलिए, A1 आपका फील्ड से एलिमेंट है, x1 क्या आपका 0 है, ठीक है, A2 आपका क्या है 1, A2 है और x2 आपका 1 है, दिस इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज A1 इंटू 0 0, A2 इंटू 1, A2 इज इक्वल टू 0। तो A2 निकल के आ रहा है आपके पास, A1 नहीं निकल के आ रहा। हो सकता है मैं यहां पर इफ A1 इज नॉन जीरो, अगर A1 नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज भाई इसके ऊपर तो आपके पास चॉइस है A1 के ऊपर, यहां पर क्योंकि आपको ये एग्जिस्ट कराना है, तो क्या आपके पास A1 की वैल्यू निकल के आ रही है 0, नहीं निकल के आ रही, तो इसका मतलब A1 की वैल्यू आप नॉन जीरो ले सकते हो, ठीक है, इसका मतलब A1 की वैल्यू आप नॉन जीरो ले सकते हो। तो मैं यहां पर A1 की वैल्यू 1 ले लेता हूं सपोज,
तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ गई जो नॉन जीरो है 1। एक ये तो फिक्स है कि a2 जीरो ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि a1 नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि देयर एग्जिस्ट a1 विच इज नॉन जीरो, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर नॉन जीरो एग्जिस्ट कर सकता है। देयर एग्जिस्ट a1 विच इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज x1 एंड x2 आर LD। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, x1 एंड x2 LD हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, x1 एंड x2 LD। क्यों हो जाएंगे नॉन जीरो, LD क्यों हो जाएंगे, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है कि अगर इनमें से जो स्केलर्स होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक एटलीस्ट वन स्केलर्स अगर नॉन जीरो हुआ, तो जो वेक्टर्स को जिनको आप चेक कर रहे हो x1 x2 को, वो आपस में कैसे हो जाएंगे, LD हो जाएंगे। तो इसका मतलब 0 और 1 आपस में कैसे हो गए, LD हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, LD है। ये जो सेट है ये आपस में LD क्यों LD है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है इसके वो आपस में LD हैं। तो जब एलिमेंट्स LD हैं तो सबसेट भी क्या हो गया, LD हो गया। इज इट क्लियर, ये ध्यान रखना है। और एक इसकी यहां से एक प्रॉपर्टी भी बनती है कि अगर किसी सेट के अंदर जीरो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्या जीरो एलिमेंट, अगर जीरो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब सेट हमेशा LD होगा। क्यों LD होगा, क्योंकि आप जीरो को, ठीक है, LD क्यों होगा भाई, LD इसलिए होगा क्योंकि आप जीरो को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर है। बाय सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी LD की, क्या थी कि सेकंड डेफिनेशन थी आपकी ये वाली, कि अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर किसी भी एक वेक्टर्स को आप अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, तो मतलब कि वो वेक्टर्स कैसे होंगे, LD हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपके पास कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, एक x1 0 एक x1 1, x1 0 x2 1, ठीक है। तो यहां पर जो x1 है, x1 को आपने 0 मान रखा है, तो यहां से अगर सेकंड डेफिनेशन से देखो तो आप x1 को, ठीक है, a इंटू x2 फॉर्म में लिख पा रहे हो। किस में लिख पा रहे हो, वन फर्स्ट वेक्टर को अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर और वेक्टर ही नहीं है, तो क्योंकि x1 0 है, a को आप 0 मान लो, a को क्या मान लो, 0 मान लो। अगर a 0, क्योंकि स्केलर्स है ना, यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो गया ना, और x2 आपका 1 है, तो यहां पर 0 इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में लिख पा रहे हो क्योंकि फुलफिल है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, तो जो 0 एंड 1 है वो आर LD। तो बाय सेकंड डेफिनेशन जब भी कभी 0 होगा, क्योंकि 0 को आप अदर वेक्टर्स की, मान चलो यहां पर मैं 2 भी लिख देता, सपोज यहां पर 2 भी आ जाता, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता था 2 आ जाता, तो 2 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 0 इंटू 2, या फिर इसको इस तरीके से समझो, 2 भी हो सकता है। 0 का कोफिशिएंट क्या है, 0 का कोफिशिएंट यहां पर मान के चलो 1 ले लो या 2 ले लो, समझ रहे हो। देखो दोबारा से देखो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, x1 को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, कैसे, x1 आपका क्या है, 0 है, ठीक है, 0 यहां पर आपका कोफिशिएंट क्या है, 0 हो गया, x2 वेक्टर, ठीक है, x2 यहां पर क्या है, 1 है आपका, ठीक है। अब मान के चलो इसका कोफिशिएंट जो x1 आपका 0 वेक्टर है, x2 आपका 1 है, x2 आपका 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 ले सकता हूं, नहीं ले सकता 2, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके आऊं, 2 इंटू 0, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर 2 का मतलब क्या था, 2 का मतलब मैं यहां पर ले लेता हूं a1, ठीक है, और 0 का मतलब x1 माइनस, यहां पर इस 0 का मतलब क्या है, a, ठीक है, इसको a2 ले लेता नाम, तो इस 0 का मतलब हो गया a2, इस 0 का मतलब हो गया a2, और 1 का मतलब क्या था, x2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज हो गई। जहां पर आपका a1 क्या है, a1 की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, a2 आपका 0 है, तो डेफिनेशन ही तो आ गई। ये क्या है यहां पर, a2 की वैल्यू 0, क्योंकि ये माइनस का a2 है, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लो यहां प्लस लिखो, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो है ही, कॉम्बिनेशन में माइनस भी आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, लेकिन a1 की वैल्यू यहां पर नॉन जीरो है, और एक वैल्यू मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू मिल गई स्केलर्स की, तो दिस इंप्लाइज x1 एंड x2 आर LD, ठीक है।
तो ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, तो सेकंड वाली डेफिनेशन है। अगर किसी यहां पर आप एक वेक्टर को अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए, तो अब केस नंबर 2 में देखते हैं। सेट फाइनाइट है जब तो आपका हो गया। अगर मान के चलो इफ एस इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ वी, अगर सेट इनफाइनाइट हुआ तब आप कैसे चेक करोगे कि वो सेट आपस अपने आप में एल आई है या एल डी है। देखो इसमें दो केसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दो सब केस हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, वी से एस इज एल आई, तो हम एस को एल आई बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे यहां पर, एस को एल आई बोलेंगे इफ एवरी सबसेट ऑफ एस इज एल आई, ठीक है। इफ एवरी सबसेट या एवरी फाइनाइट सबसेट या एवरी सबसेट, ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ एस इज एल आई। देखो एस अपने आप में क्या है, इनफाइनाइट है, ध्यान रखना, एस अपने आप में यहां पर क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब यहां पर ले लो, इसमें आप फाइनाइट सबसेट भी फाइनाइट सबसेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर एक वर्ड कर दो फाइनाइट, तब ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर आपको क्या करना है, फाइनाइट ऐड करना है, यहां पर लिख कर दो फाइनाइट, ठीक है। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस इज एल आई, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस इज एल आई, ठीक है, इज एल आई। एस इनफाइनाइट है, इसका जितने भी सबसेट्स आप बनाओगे, ठीक है, कोई भी सबसेट मान लो S1 या फिर S2 या Sn, ये आप क्या बना रहे हो, फाइनाइट सबसेट, इनफाइनाइट सेट है, उसके पास आप ये S1 अलग फाइनाइट सबसेट है, किसका, S का, S2 अलग फाइनाइट सबसेट है। तो जितने भी इसके फाइनाइट सबसेट आप बनाओगे अलग अलग एलिमेंट लेके, वो सारे के सारे फाइनाइट सबसेट आपस में क्या होने चाहिए, अपने आप में, वो अपने आप में एल आई होंगे। अगर अपने आप में एल आई है तो इसका मतलब जो ये इनफाइनाइट सेट है वो भी एल आई हो जाएगा। इज इट क्लियर, वो भी अपने आप में एल आई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो मैं यहां पर लेता हूं 1 एक्स एक्स के, ठीक है। पहले वी ओवर वेक्टर स्पेस डिफाइन करता हूं, वी ओवर एफ। यहां वी ओवर एफ आपका हो गया, ठीक है, आर ओवर एक्स। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स हुज कोफिशिएंट फ्रॉम आर, ठीक है, हुज कोफिशिएंट फ्रॉम आर, यानी कि फील्ड यहां पर क्या है, आर है, ठीक है, फील्ड यहां पर क्या आर है। और जो वी में कैसे, किस टाइप के एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स हुज कोफिशिएंट फ्रॉम आर, जिसके कोफिशिएंट किससे आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं, और वो क्या है, पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। यहां पर फील्ड भी क्या होगी, आर होगी। यहां पर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर फील्ड क्या है, आर ही है, ठीक है, फील्ड भी आर है। चलिए, तो यहां पर फील्ड भी आर लिख लेना, ब्रैकेट में आर, तो फील्ड भी आर हो गई यहां पर, यहां फील्ड भी आर है, ठीक है। एफ यहां पर क्या गिवन है आपको, आर गिवन है। चलिए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर लिखूं आर ओवर एक्स, ये तो वी हो गया, और यहां पर फील्ड आपकी आर ले रहा हूं मैं, ठीक है, अभी के लिए मैं आर ले रहा हूं यहां पर। चलिए, तो यहां पर मैं एस लेता हूं, एस इज अ सबसेट, तो मैं यहां पर क्या सबसेट ले रहा हूं, 1 अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, 1 क्या अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये भी अपना पॉलिनोमियल, एक्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर, ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक्स क्यूब, तो ये मैं ले रहा हूं सारे सारे, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं, ये इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, ये इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल एक तरीके से, यानी कि n+1, जितना आप चाहो उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल ले सकते हो, यहां पर जितना चाहो आप उतने डिग्री का पॉलिनोमियल यहां से ले सकते हो। तो ये सेट अपने आप में कैसा है, इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि x, x2, x3, x4, x5, x6, x8 ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। तो ये कैसा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x हुज कोएफिशिएंट फ्रॉम r, ठीक है। यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं कि कितनी डिग्री होगी, डिग्री डिफाइन नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, जितने भी डिग्री का हो सकता है उतने भी डिग्री का। तो इस तरीके से यहां पर ये एस है, हम लोग को बताओ ये एस एल आई है, एल डी है, अभी इनफाइनाइट सेट है, इसको कैसे चेक करोगे कि आप ये जो सेट है ये एल आई है या एल डी है। तो आप क्या करोगे कि इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट बना लो, ठीक है। मैं यहां पर बना लेता हूं 1 एक्स एक्स एन डिग्री तक का बना लिया मैंने, ठीक है, और ये आपस में एल आई है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दिस इंप्लाइज S1 इज एल आई,
ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो जो हमने प्रीवियस करा, ठीक है। एज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको चेक करना है कि ये एल आई है। बाय डेफिनेशन करो, क्योंकि आप यहाँ पर ये कितने एन वेक्टर्स हैं यहाँ पर, सॉरी n+1 वेक्टर्स हैं, क्योंकि एक वेक्टर्स ये भी है, तो 1 सेकंड एंड n तक n+1, तो n+1 वेक्टर से सेट के अंदर, तो आपको यहाँ पर n+1 स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 a3 अप टू an+1 तक, और आपको शो करना पड़ेगा कि जो स्केलर्स हैं वो सभी के सभी स्केलर्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, बाकी मैं आपको एक थोड़ा सा प्रूफ करा ही देता हूं। तो यहां पर आपको ये अज्यूम करना है a1x1, ठीक है, ये तरीके से। तो बाय डेफिनेशन a1x1 a2x2, ठीक है, तो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ इसका मतलब होगा a1 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a2, सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, सेकंड वेक्टर x, a3 x स्क्वायर an xn इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि वेक्टर, 0 वेक्टर यानी कि जो v से आ रहा है, और v में क्या है आपके पॉलिनोमियल्स, तो इसका मतलब क्या है, 0 पॉलिनोमियल। और तो 0 पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, 0 पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो भाई 0 × 1 0 × x 0 × x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 × x की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो पर इसका मतलब भी तो 0 है, तो दिस इंप्लाइज a1 0। अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे यहां से पॉलिनोमियल के, यहां पर 1 क्या है, ये कांस्टेंट, यहां पर 0 कोफिशिएंट है यहां पर, तो ये 1, यहां पर 1 का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो उसी तरीके से a2 की वैल्यू 0, तो उसी तरीके से an की वैल्यू 0, तो सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो दिस इंप्लाइज दिस, ये S1 जो है, क्योंकि फाइनाइट आपने लिया है, ये आपस में कैसा होगा, एल आई हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी फाइनाइट सबसेट लो इसका, ठीक है, कोई भी, तो सारे के सारे फाइनाइट जो भी आप सबसेट लोगे वो सारे के सारे कैसे आएंगे, एल आई आएंगे, यानी कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस इज एल आई। हर एक फाइनाइट सबसेट यहां पर एस का कैसा आएगा, एल आई आएगा, तो दिस इंप्लाइज एस इज एल आई, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करेगा, तो दिस इंप्लाइज या कह सकते हो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ S इज एल आई, तो दिस इंप्लाइज S इज एल आई। तो इस तरीके से S कैसे हो जाएगा, एल आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं V से S इज एल डी। अब इसको एल आई चेक करना, तो हमने सीख लिया किसी इनफाइनाइट सेट को एल आई कब कहेंगे। अब एल डी कब कहेंगे भाई, एल डी हम तब कहेंगे V से S इज एल डी इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट एल डी सबसेट ऑफ S, यानी कि अगर हमारे पास एक भी सबसेट ऐसा मिल जाए जो कैसा हो, एलडी हो, तब हम कह सकते हैं जो इनफाइनाइट्स आपको सेट रखा है वो सेट कैसा है, एलडी है। अगर उसमें से एक भी इनफाइनाइट, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट एलडी सबसेट, आपको एक ऐसा फाइनाइट सबसेट देखना है अपने आप में जो कैसा हो, एलडी हो। सिर्फ एक भी अगर कर गया, अगर एक भी नहीं कर रहा तो उसका मतलब एल आई है। अगर एक एलडी सबसेट एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब वो एलडी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, तो इसमें भी अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट का, ठीक है, इसमें मैं 0 ऐड कर देता हूं, सपोज 0 सेम है v ओवर f, यहां पर क्या है, r ओवर x, फील्ड यहां पर r लेके चल रहा हूं, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है, इन x हुज कोएफिशिएंट फ्रॉम रियल नंबर। तो इसमें मैं s को क्या लेके चल रहा हूं, s में मैंने 0 को ऐड कर दिया, 0 1 x x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये अपने आप में क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। मेरे पास एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर गया भाई, ठीक है। अगर मैं S1 को सपोज 0 1 ले लेता हूं, 0 1, ठीक है, ये ले लिया, क्या ये एल आई एल डी है, बताओ। अब यहां पर देखना, 0 का मतलब 0 पॉलिनोमियल, 1 का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1, ठीक है। तो क्या आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल को, ठीक है, वैसे आप देख सकते हो कि यहां पर 0 एलिमेंट ऐड हो रहा है, 0 एलिमेंट सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये एल आई होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहां पर इस 0 पॉलिनोमियल को, यानी कि 0 × 1, ठीक है, 0 × x, 0 × 2 एलिमेंट लेना, 0 × 1, 0 × 1, it can be written as 0 पॉलिनोमियल है, इसका कोएफिशिएंट मैं 1 मान लेता हूं, इट कैन बी रिटर्न एज 0 × 1, ठीक है, 0 = 0 आ जाएगा।
इस जीरो पॉलिनोमियल को इसके वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर वन का मतलब है आपके पास एक तरीके से a1, ये स्केलर्स है, जो ये वन है वो स्केलर्स है क्योंकि रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास जीरो वेक्टर है, जीरो पॉलिनोमियल है x1। ठीक है, यहाँ पर इस जीरो का मतलब क्या है, ये आपका a2 है और ये वन का मतलब आपका वेक्टर है x2, जो कि वन मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसको अगर ध्यान से रखो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस जीरो का मतलब है जीरो ऑफ एक्स, ठीक है, और वन का मतलब वन ऑफ एक्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा वन देगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा जीरो मिलेगा। तो जीरो फंक्शन अपने आप में जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, अगर इसको इधर लेके जाओगे a1 आपके पास नॉन जीरो मिल रहा है, a2 आपके पास जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्केलर्स की वैल्यू आपको नॉन जीरो मिल रही है, यानी कि एलडी हो गया। या फिर आप कह सकते हो एक वेक्टर को x1 को आपने अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो इसका मतलब ये कैसा है, आपका s1 एलडी है। दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज s1 इज एलडी। ठीक है, और S1 LD हो गया तो दिस इंप्लाइज आपके पास एक S1 एग्जिस्ट कर गया, तो दिस इंप्लाइज S इज LD। तो पूरा का पूरा S कैसा हो गया, LD हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। इसको ध्यान से देखना, कभी भी अब जीरो वेक्टर जाए इसको शॉर्ट में याद रखो कि जब भी किसी सेट के अंदर अगर जीरो वेक्टर आ रहा है इसका मतलब वो हमेशा LD होगा। ठीक है, अगर जीरो आ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन डिपेंडेंट की कि जीरो वेक्टर को ना आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो अदर वेक्टर के, इस जीरो वेक्टर को आप अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका स्केलर वन है, बाकी यहाँ पर इसको वन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें और बढ़ा लो, जीरो इंटू एक्स कर लो। ठीक है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, इस तरीके से करते जाओ। तो जीरो वेक्टर को आप बाकी जो वेक्टर्स बचे वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एन, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो जीरो वेक्टर को आपने अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हो। ठीक है, अगर इस साइड से भी देखो एस से, ठीक है, चलिए भाई अब कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या, अब हम कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, ये इन प्रॉपर्टीज को आप खुद वेरीफाई करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। एक बार मैंने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देता रहूंगा कि किस तरीके से प्रूफ है, बाकी आप इनको खुद को वेरीफाई करके देखना। ये 10 प्रॉपर्टी है यहाँ पर, 10 प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। आप स्टैंडर्ड बुक उठा लेना फ्रीडबर्ग की, ठीक है, उस फ्रीडबर्ग की में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएंगे, या क्वेश्चन के बेस पर या फिर आपके उसमें एग्जाम्पल होंगे उसके बेस पर। ठीक है, चलिए फटाफट इनको रिकॉल कर लेते हैं। क्या है, अगर सिंगलटन सेट ए इज एल आई, कोई सेट कैसा है, यहाँ पर ये सिंगलटन सेट है ए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल आई कब, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दिस इंप्लाइज इसकी इधर भी ट्रू है, इधर इसमें भी और इसमें भी ट्रू है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ दोनों वे से ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो सिंगलटन सेट है तो इसका मतलब वो ये सेट आपस में कैसा होगा, एल आई होगा। ठीक है, एंड एल डी कब होगा, अगर ये ए की वैल्यू जीरो हो जाए। इज इट क्लियर, ए की वैल्यू जीरो हो जाए, ये ध्यान रखना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सिंगलटन सेट वन, ये कैसा, ये अपने आप यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू वन, इसका मतलब ये क्या है अपने आप में एल आई है। ठीक है, यहाँ पर अगर जीरो आ जाए तो ये अपने आप में क्या है, एल डी है। ठीक है, एल डी है। बाय डेफिनेशन कैसे करोगे, यहाँ पर ए की वेक्टर है तो बाय डेफिनेशन क्या होती है, a1 x1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये होना चाहिए। मान के चलो x1 यहाँ पर 1 है, तो li का मतलब क्या है, ये आपका 1 है x1, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। a1 इंटू 1 इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ऑलवेज स्केलर क्या आएगा, जीरो आएगा जब ये नॉन जीरो। अब यहाँ पर ये जीरो है तो यहाँ से आप a2 के बारे में कुछ कह सकते हो, मान चलो ये a2 हो गया। ठीक है, ये आपका x2 वेक्टर है जीरो, इक्वल टू जीरो लोगे। ठीक है, अब a2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तो ऑलवेज ट्रू है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ a2 की वैल्यू आप नॉन जीरो वैल्यू ले सकते हो, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर a2 की वैल्यू नॉन जीरो ले सकते हो। जैसे ही a2 की वैल्यू नॉन जीरो स्केलर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो वेक्टर कैसा हो गया, एलडी हो गया। ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कराए, टू वेक्टर्स x1 एंड x2 ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f आर एलडी, दो वेक्टर्स को आप एलडी कहोगे इफ एंड ओनली इफ, राइट। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। अगर एक वेक्टर, अगर आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं उनको एल आई और एल डी चेक करना है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो जाए, स्केलर मल्टीपल हो जाए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, दैट इज
x1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x2 हो जाए, x1 क्या हो जाए, x1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x2 हो जाए, यानी कि स्केलर मल्टीपल हो गया है दूसरे का, तो वो क्या हो जाते हैं आपस में एलडी हो जाते हैं। कैसे, मान चलो स्केलर मल्टीपल मान के चल रहे थे हम, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते हैं छोटा, जल्दी से प्रूफ देखते हैं भाई। प्रूफ में क्या होगा, लेट एलडी, ठीक है, लेट x1 एंड x2 आर एलडी, तो दिस इंप्लाइज a1 x1 a2 x2, ठीक है, a2 x2 इज इक्वल टू 0 वेयर a1 इज नॉन जीरो। मैं मान लेता हूं a1 आपका क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, एटलीस्ट हो सकता है कि दोनों नॉन जीरो, लेकिन कम से कम एक वेक्टर तो नॉन जीरो होगा, उसको मैंने मान लिया a1 नॉन जीरो है, क्योंकि ये एलडी है। एलडी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो स्केलर्स होते हैं उनमें से एक स्केलर कम से कम नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो मैंने मान लिया वेयर a1 इज नॉन जीरो, तो दिस इंप्लाइज, तो a1 से मैं डिवाइड कर सकता हूं x2, ठीक है, ये उधर गया माइनस के a2 x2, और a1 से मैं डिवाइड करा सकता हूं क्योंकि a1 आपका नॉन जीरो है, a1 क्या नॉन जीरो, तो a1 से मैं डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इस माइनस a2 अपॉन a1 की वैल्यू मैं अल्फा मान लेता हूं, अल्फा इंटू x2, अल्फा इंटू x2, तो भाई अल्फा इंटू x2, ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल आ गया, x2 किसके इक्वल हो गया, सॉरी x2 ये x1 है, ठीक है, x1 यहां पर x1, तो दिस इंप्लाइज x1 किसके इक्वल हो गया, अल्फा टाइम्स x2, तो x1 स्केलर मल्टीपल हो गया x2 का, अगर एलडी है, ठीक है। अगर स्केलर मल्टीपल है, सपोज x1 इक्वल टू अल्फा x2, तो इस तरीके से कन्वर्स ले जा सकते हो, ठीक है, इसका कन्वर्स देखोगे तो ये और ये, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगर स्केलर मल्टीपल है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक दूसरे के, अगर दो वेक्टर्स एलडी होंगे, इफ एंड ओनली कब, अगर वो दोनों एक दूसरे के क्या स्केलर मल्टीपल है, अगर स्केलर मल्टीपल है तो एलडी है, एलडी है तो स्केलर मल्टीपल है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज एलडी, अभी मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है, तो मैं इसको एज ए छोड़ रहा हूं, आप प्रूफ करने के लिए खुद प्रूफ कर लेना, मैं बता चुका हूं क्यों है, क्योंकि सेकंड जो डेफिनेशन है डिपेंडेंट की उसको फिलफिल करता है। एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज एलडी, अगर कोई सेट जीरो वेक्टर को कंटेन करेगा वो आपस में अपने आप में क्या होगा, एलडी होगा। सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी, अगर कोई सेट एलडी यानी कि लीनियर डिपेंडेंट है, उसका सुपर सेट का मतलब क्या है, सुपर सेट, सपोज यहां पर सुपर सेट ऑफ एलडी सेट, देखो यहां पर मैं इसकी हिंट दे रहा हूं, ठीक है, इसकी हिंट है यहां पर S1 इज एलडी, ठीक है, देन सुपर सेट का मतलब होता है कि जो S1 किस में कंटेन है, S1 सपोज S में कंटेन है, ठीक है, S1 किसी ना किसी का सबसेट होगा ना, ठीक है, S1 इज द सबसेट ऑफ S, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से सुपर सेट कौन सा है, S सुपर सेट है, जो बड़ा है, ठीक है, सुपर सेट मतलब जो बड़ा है, अगर ये छोटा एलडी है तो बड़ा सेट भी एलडी होगा, ये कह रहा है। सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी, अगर कोई सेट S1 इसमें कंटेन है S में, और ये S1 एलडी है, तो इसका मतलब S भी एलडी होगा, ठीक है, S भी एलडी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो यहां पर ये एग्जांपल मैंने रखा R क्यूब बाय R, ठीक है, 102 020 204 040, ये अपना आप में S सेट है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ठीक है। S1 में मैंने क्या ले लिया, 1 0 2, ठीक है, कॉमा यहां पर, ठीक है भाई, 102 ये एक एलिमेंट, 020 204 ये एक एलिमेंट लिया। S2 में क्या लिया मैंने, 102 020, ठीक है। अब मेरे को बताओ S1 S2 में S2 LD है, S1 LI है, S1 LI है या S2 LI है, या S1 LD है या S2 LD है, ठीक है, आप वेरीफाई करना। तो यहां से आप देख सकते हो 102, ठीक है, 020, ठीक है, तो ये तो आएगा भाई, इस 204 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, तो ये आपका LI है, सॉरी LD है, ठीक है, आप वेरीफाई करना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एज अ होमवर्क मैं आपको छोड़ रहा हूं, ये अपने आप में LD है S1, और ये अपने आप में LI आएगा, ठीक है, S1 LD है, S2 LI है, क्योंकि इस 204 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 0 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 204 ही आएगा, ये आपस में LI है, ठीक है, क्योंकि यहां पर A1 से मल्टीप्लाई करो, A2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 करोगे तो A1 A2 की वैल्यू यहां से 0 निकल के आएगी, ओके। तो ये LD,
और ये किसका सबसेट है, इसका एस का, क्योंकि 102 020 204 ये इसमें मौजूद है एस में, तो ये क्या हो गया S1, S1 का सुपरसेट क्या हो गया S, तो S1 LD है तो S भी यहां पर क्या है LD, तो ये भी अपने आप में क्या होगा LD होगा भाई, क्योंकि इसका एक सबसेट है S1 जो कि LD है और LD का सुपरसेट ये खुद बन रहा है S, तो इसका मतलब ये भी LD होगा बाय पॉइंट फोर्थ। ठीक है, सबसेट ऑफ Li सेट इज Li, अगर कोई सेट Li है उसका जो सबसेट लोगे तो Li का जो सुपरसेट है यानी कि सुपरसेट Li है तो उसका जो सबसेट लोगे ना वो भी अपने आप में Li होगा। ठीक है, ये कह रहा है यहां पर, क्या कह रहा है, मान के चलो S इज Li कह रहा है, ये S इज Li, ठीक है, देन S1 इज द सबसेट ऑफ S, S को Li बोला है यहां पर, बड़े सेट को Li बोल रखा है, तो बड़ा सेट Li है तो छोटा सेट भी Li होगा, तो दिस इंप्लाइज S1 इज Li। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या रखा था भाई, यहां पर छोटे को LD बोला है तो यहां पर आपका बड़ा सेट जो S है वो LD हो जाएगा, छोटा सेट LD है तो बड़ा सेट LD है, यहां पर बड़े सेट को Li बोल रहे हैं तो छोटा सेट Li है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि छोटे बड़े में क्या फर्क है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको, आप वेरीफाई कर सकते हो, खुद एग्जांपल ले सकते हो। सबसेट ऑफ LD सेट मे और मे नॉट बी LD, अगर कोई सेट मान के चलो LD यानी कि सुपर सेट आपका LD है, जैसे हमने यहाँ पर कहा सुपर सेट है जो S है वो क्या है LD है, Li है, तो उसका जो सबसेट है वो भी Li है। अगर मान चलो ये S LD होता, क्या उसका जो सबसेट होगा S1 क्या वो भी LD होगा, नहीं, वो जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 6 पॉइंट, सबसेट ऑफ LD सेट मे और मे नॉट बी LD। ठीक है, सबसेट मे और मे नॉट बी LD, तो फॉर एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें अगर एग्जांपल लेना चाहो 6 का, जैसे ये वाला, ये सब ये यही काम करेगा S। ठीक है, तो S1 भी सबसेट है, S2 भी सबसेट है। ठीक है, देखो ये आपस में अपने आप में क्या है LD है। ठीक है, SLD है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, LD है, एंड यहां पर आप देख सकते हो इसका एक सबसेट है S1, एक सबसेट है S2, ये तो LD आ रहा था, ये Li आ रहा था, तो सबसेट ऑफ LD सेट, बड़ा सेट LD है, उसका एक सबसेट LD आ रहा है, एक सबसेट Li आ रहा है, तो उसका सबसेट मे और मे नॉट बी LD। ठीक है, 6 पॉइंट इसी से वेरीफाई हो जाएगा, 6 पॉइंट, एंड 4 पॉइंट भी इससे हो रहा है। ठीक है, एंड सबसेट ऑफ Li सेट इज Li, ये भी ट्रू है। जैसे मान चलो यहां पर मैं एग्जांपल ले लूं, इसके लिए और ले लेता हूं एग्जांपल, सबसेट ऑफ Li सेट Li। ठीक है, S को मैं ले लेता हूं E1 E2 E3। ठीक है, ये ले लिया मैंने, R³ R से लिया मैंने। ठीक है, R³ R से, तो मुझे बताओ अगर मैं S1 को ले लेता हूं, कोई भी ले लो, E1 ले लो चाहे E2 ले लो, ये सबसेट है। ठीक है, S2 ले लो चाहे आप सिंगलटन E1 ले लो। ठीक है, एक और सबसेट ले लो E2 E3, ये आपस तीनों के तीनों सबसेट है ना, ये Li सेट है, ये इसके क्या है सबसेट है, और इनको आप वेरीफाई करोगे ना ये अपने आप में क्या है Li है ये भी। ठीक है, तो Li सेट का अगर कोई सबसेट है S1 S2 S3, ये वो भी क्या होगा अपने आप में सबसेट Li होगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट, 5th पॉइंट, तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं 7th पॉइंट की ओर। ठीक है, क्या कहता है, सुपर सेट ऑफ Li सेट मे और मे नॉट बी Li, जो सुपर सेट होता है किसका, Li सेट का, मे और मे नॉट बी Li। अब ध्यान रखना क्या कह रहे हैं हम, अभी तक हमने क्या देखा था, सबसेट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम सुपर सेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलो R³ R, ठीक है, S इक्वल टू E1 E2। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं S1। ठीक है, इसको S1 लेता हूं मैं जी, तो सुपर सेट ऑफ, ये अपने आप में क्या है E1 E2 Li सेट है, R³ R से, यानी कि E1 में फर्स्ट कंपोनेंट 1, सेकंड कंपोनेंट 0, थर्ड कंपोनेंट 0, E2 का मतलब सेकंड कंपोनेंट 1 है और फर्स्ट एंड थर्ड कंपोनेंट 0 है यहाँ पर। ठीक है, सुपर सेट ऑफ Li सेट मे और मे नॉट बी, तो इसका सुपर सेट क्या होगा भाई, तो इसका सुपर सेट होगा S, जो कि होगा E1 E2 E3। ठीक है, ये क्या होगा, यहां पर S1 जो है वो S में कंटेन है, यानी कि S यहां पर सुपर सेट है, ये क्या है आपका सुपर सेट है। ठीक है, और ये अपने आप में क्या था, Li था, Li है। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, ये केस फर्स्ट है, तो इस केस में जो आपका S है वो कैसा है, Li है, आप देख सकते हो E1 E2 E3 Li है। ठीक है, अभी इसी में केस नंबर 2 ले रहा हूं। ठीक है, S को मैं लेके चल रहा हूं E1 E2 E3 E1 प्लस
E2 ले लेता हूं, ठीक है जी। ये यहां पर S1 आपका यही है, S1 किसका सेट है, S का सेट है, ठीक है, किसका सेट है, S का। तो यहां पर S क्या है आपका, सुपर सेट ही है, और S1 आपको Li गिवन है, ठीक है, S1 आपको Li गिवन है। अब मेरे को बताओ तो क्या दिस इंप्लाइज जो S है वो क्या Li है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर इसको इस तरीके से लिख लो, चाहे E1 E2, S1 यहां पर क्या लेके चल रहा हूं मैं, E1 E2, ठीक है, इसको ले लो समझने के लिए E1 प्लस E2, ठीक है। ये थर्ड कंपोनेंट इसमें क्या लिया मैंने, E1 प्लस E2, S1 इसमें कंटेन है, ठीक है, लेकिन E1 प्लस E2 को आप लिख सकते हो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, बाकी अदर वेक्टर कौन से बच गए, E1 E2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, E2 में 1 से मल्टीप्लाई करो, तो E1 प्लस E2 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज यहां पर आप देख सकते हो E1 प्लस E2 है वो इक्वल टू 1 इंटू E1 1 इंटू E2 टाइप का है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज S इज LD, तो एक टाइम पर S Li भी हो रहा है LD भी हो रहा है, तो इसी तरीके से हम यहां से कह सकते हैं जो सुपर सेट होगा Li सेट का वो मे और मे नॉट भी Li, तो सुपर सेट Li सेट का मे भी Li और मे नॉट भी Li, ठीक है। Li हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, देख सकते हो यहाँ पर एक टाइम पर Li आ रहा है, एक टाइम पर Li नहीं आ रहा है, यानी कि LD आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। फी इज लीनियरली डिपेंडेंट, फी मतलब कि एम्प्टी सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब जो एम्प्टी सेट होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब क्यों होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलवेज, कोई बताएगा मेरे को, किस तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका प्रूफ बताओ। चलो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। लेट अस अज्यूम फी इज डिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि LD, सपोज फी इज लीनियरली डिपेंडेंट, हम मान लेते हैं लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। एक रिजल्ट आपको पता होगा, वी रिकॉल द रिजल्ट दैट, आपको एक रिजल्ट पता होगा सेट थ्योरी से, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज a subset of every set, तो एवरी सेट का यानी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो दैट इज, यहां से मैं मान लेता हूं, दैट इज जो फी एम्प्टी सेट है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एस आपका क्या है यहाँ पर, एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है, तो हमेशा जो सब एस फी है वो किसी ना किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर यहां पर इफ एस इज Li, भाई एस Li भी हो सकता है, भाई ये सेट है, एनी सेट कोई भी सेट हो सकता है ना, अगर मान चलो एनी सेट जो ये एस है वो मान चलो Li होगा, इफ एस इज Li देन इफ एस इज Li एंड, और हमें पता है यहां पर फी को क्या लेके चल रहे हैं हम, फी इज द सबसेट ऑफ एस। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, तो बड़ा सेट ऑलवेज क्या होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट, तो दिस इंप्लाइज या कह सकते हो देन एस इज LD, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर ये अपने आप में LD है तो यानी कि हर एक सेट जो S है वो क्या होना चाहिए, LD होगा ऑलवेज, और LD क्या होगा, S हमेशा LD यानी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसका जो सबसेट है, ठीक है, सबसेट क्या हो रहा है, LD हो रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर रहे हैं हम, ये वाली, यहां पर हम यूज कर रहे हैं सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD, जो सुपर सेट है LD सेट का वो क्या होगा, ऑलवेज LD होगा, ठीक है। यहां पर LD सेट क्या है आपका, फी आपका LD सेट है, इसका सुपर सेट क्या हो गया आपके पास, S क्या है, सुपर सेट है, तो LD सेट का जो सुपर सेट है S वो क्या होगा, LD होगा, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, S इज LD, ठीक है। और S इज LD हो गया, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम यहां पर लेके चल रहे हैं कि S Li है, एज S इज Li, क्योंकि Li है, तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है
भाई इसका मतलब हर एक सेट अपने आप में क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर ये एम्प्टी एलडी होगा तो इसका मतलब कोई भी सेट एल आई नहीं हो पाएगा, राइट, कोई भी सेट एल आई नहीं हो पाएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हमने फी को एलडी मान रखा है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहां से इंप्लाइज होता है, दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया है, आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. That is, this implies phi is always, तो phi जो है यानी जो empty set है is always linearly independent. ठीक है, phi हमेशा कैसा होगा, linearly independent होगा। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। 8th पॉइंट। 9th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। 9th और 10th पॉइंट, ठीक है, इनका प्रूफ आप खुद करना, सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, इनको एज आप रिजल्ट की तरह याद कर सकते हो। लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, इनको एज रिजल्ट की तरह याद करना, क्योंकि ये अपने आप में एक थ्योरम्स हैं, ठीक है, ये जो ये 9th पॉइंट और 10th पॉइंट है, जब आप फ्रीडबर्ग की बुक उठाओगे तो ये अपने आप में क्या है, थ्योरम्स हैं, ठीक है, ये थ्योरम है, तो इनको एज रिजल्ट याद करना। थ्योरम का अगर आपको इनका प्रूफ देखना है तो आप फ्रीडबर्ग की बुक उठा सकते हो, ठीक है, या किसी भी कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसमें आपको एज अ थ्योरम मिलेंगी, ठीक है, 9th पॉइंट एंड 10th पॉइंट। तो लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड एस इज इक्वल टू a1 a2 n, फाइनाइट सबसेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट है या फाइनाइट सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस v का, बी अ li सबसेट ऑफ v, और ये अपने आप में कैसा है, li है, ठीक है भाई, li है। इफ a डज नॉट बिलोंग्स टू ls, ls का मतलब क्या है, लीनियर स्पेन, ठीक है, स्पेनिंग में यहाँ पर नहीं करा रहा, ठीक है, आपको पता है पूरा सिलेबस नहीं करा सकता, ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू ls, यानी कि स्पेन में बिलोंग नहीं कर रहा। ls का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s, ls का मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s, s में जितने भी एलिमेंट हैं सबका लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट s, इसका मतलब आपको पढ़ा होगा, ठीक है, बुक में आप पढ़ लेना ls मतलब, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है लीनियर अलजेब्रा एक भी बार, ठीक है, तो ये क्या है, ls मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट s, तो ये जो a वेक्टर्स है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग नहीं करता s के, यानी कि s के जो एलिमेंट्स हैं उनका किसी भी जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना लो, कितना भी लीनियर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, वो एक इक्वल नहीं है, ठीक है, एंड a बिलोंग्स टू, लेकिन वो a है वो वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है, देन s1, तो अगर इसमें आप a वेक्टर ऐड करते हो ना इस s सेट में, तो ये क्या बनेगा, s1 सेट बनेगा, a1 a2 an तो पहले से थे, यहाँ पर a और ऐड कर दिया, तो जो ये आपका नया ये बनाया है सेट, ठीक है, सुपर सेट बनाया एक तरीके से s1, तो इसमें यहां ध्यान रखना जो a है ना, ये a वो लीनियर स्पेन में नहीं है s के, यानी कि आप इस a को नहीं लिख सकते, या कह सकते हो यहां पर जो a है डज नॉट बिलोंग्स टू, या कह सकते हो a डज नॉट इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 x1, ठीक है, वेक्टर्स की फॉर्म में, तो हम अल्फा ले लेते हैं, अल्फा 1 a1, अल्फा 2 a2, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 फील्ड से a1 a2 आपके वेक्टर है, एंड अल्फा n an, तो इस एक को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, किसी भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की वैल्यू के लिए, तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये सेट आपस में कैसे बन रहा है, li, क्योंकि ld हो नहीं सकता, ld के लिए क्या होना था कि इस वेक्टर को आप बाकी अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, तब ये ld होता, अब ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये li हो गया, ठीक है, तो इज आल्सो li सबसेट ऑफ v, राइट। अब आपको यही चीज प्रूव करनी है, जो थ्योरम है ना, थ्योरम में आपको यही चीज प्रूव करनी है, क्या चीज, कि ये a है ना वो जो अदर वेक्टर्स हैं a1 a2 an, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख ही नहीं सकते, ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करके दे रखा है बुक में, ठीक है, इजी प्रूफ है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर आपको। नेक्स्ट पॉइंट, लेट v ओवर f बी अ वेक्टर स्पेस, अगर v आपका वेक्टर स्पेस है, एंड s x1 x2 xn, ठीक है, सफिक्स में है 1 बाय टाइपिंग एरर है, तो x1 x2 xn बी एन ऑर्डर्ड सबसेट। अब ऑर्डर्ड सबसेट क्या होता है, अब ऑर्डर्ड जैसे ऑर्डर्ड बेसिस आप चलो अभी पढ़ोगे ऑर्डर्ड बेसिस, लेकिन ऑर्डर्ड सबसेट क्या होता है कि एक ऑर्डर्ड में है, ठीक है, उसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, जैसे यहाँ पर x1 क्या है आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है x2, तो इसका ऑर्डर जब आप चेंज करोगे ना, जैसे ही आपने इसको लिख दिया x2 x1 xn, तो ये अदर एलिमेंट है, ये क्या है, अलग एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर्ड सबसेट है, ये मायने रखता है, यहाँ पर जो पोजीशन होगी वो मायने रखेगी, पोजीशन को आप सफल नहीं कर सकते, पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन वो फर्स्ट पोजीशन रहेगी, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड सबसेट, उसी तरीके से बेसिस भी होता है, ठीक है।
तो बी एन ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ वी, वी का क्या है, ऑर्डर्ड सबसेट है, यानी कि पोजीशन माइनर है। जब भी मैं x1 कहूंगा इसका मतलब क्या है, उसकी पोजीशन फर्स्ट कंपोनेंट पर है, यानी कि पहली पोजीशन है उसकी। x2 मतलब सेकंड पोजीशन है, ठीक है। इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप इस सेट के अंदर, जबकि सेट के अंदर में आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि इसको आपने बोल दिया ऑर्डर्ड सबसेट, ठीक है। ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ वी, लेट x1 इज नॉन जीरो, और x1 आपका कैसा है, नॉन जीरो है, x1 की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी फर्स्ट जो वेक्टर है उसकी वैल्यू नॉन जीरो है। देन एस इज एल डी, तब आप कह रहे हो कि जो एस है वो कैसा होगा, एल डी होगा। एस कैसा होगा, एल डी होगा इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स के। अभी देखो x1 नॉन जीरो, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, नॉन जीरो है, ठीक है। अब इसको आप एल डी बोलने जा रहे हो, लेकिन इसको एल डी कब बोलोगे, देयर एग्जिस्ट एक्स के, यानी कि यहां पर एक कोई ना कोई एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा एक्स के, राइट। अब यहाँ के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x1 तो जीरो है नहीं, क्योंकि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब k की वैल्यू आपकी 2 से लेकर n तक एग्जिस्ट करेगी। तो ये किसके लिए, 1 को छोड़ के 2 से लेकर n तक हो सकती है, यानी कि ये जो x के वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वो x2 हो सकता है, वो x3 हो सकता है, वो x4 हो सकता है, वो xn -1 हो सकता है, वो xn हो सकता है, ठीक है, लेकिन x1 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। देयर एग्जिस्ट x के विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। प्रीसीडिंग वेक्टर्स का मतलब यहां पर डेट इज यहां लिख लेना, जो x के है उसको आप, जो वेक्टर्स बच गए, प्रीसीडिंग मतलब पीछे के वेक्टर्स, ठीक है, प्रीसीडिंग वेक्टर्स, आगे को छोड़ दो, प्रीसीडिंग वेक्टर्स, जैसे x के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का मतलब आई थिंक पीछे के वेक्टर्स ही होते हैं। लेट मी चेक एक बार, ठीक है, ताकि गलत ना हो जाए। तो प्रीसीडिंग वेक्टर्स यहां पर क्या होता है भाई, ओके, जैसे मान चलो यहां पर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का मतलब आई थिंक यहां से देख लेना एक बार, ठीक है, वेरीफाई कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं एक्स के, तो उसको प्रीसीडिंग वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स के प्लस वन, अल्फा के प्लस वन। जैसे मान चलो एक्स के यहां पर x2 एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, तो x2 को आप लिख सकते हो आई थिंक अल्फा x3, ठीक है, जो बाकी के एलिमेंट बच गए, अल्फा 3 लिख लेते हैं यहाँ, अल्फा 4 x4, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद के जो एलिमेंट है प्रीसीडिंग एलिमेंट, ठीक है, उस तरीके से। तो x2 के बाद जो एलिमेंट आ रहा है x3 x4 x5, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। ये एक बार वेरीफाई कर लेना बुक से, ठीक है। प्रीसीडिंग का मतलब आगे आने वाले एलिमेंट है या उससे पहले के एलिमेंट है। तो प्रीसीडिंग का मतलब आई थिंक आने वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो x2 के बाद आएंगे। तो उस तरीके से फॉर्म में अगर लिख पा रहे हो तो उसका मतलब अगर लिख पाओगे तो वो एल डी होगा, एल डी है तो उसके प्रीसीडिंग वेक्टर में आप लिख पाओगे, ठीक है। ये पॉइंट आप एक बार वेरीफाई कर लेना, प्रीसीडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। बाकी मैं आपको और कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके 10 पॉइंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, इनको याद करना है आपको। एंड आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट की समरी है, एक बार कर लेते हैं। हमने देखा लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये हमने डेफिनेशन देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखी, लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन देखी, लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखी, और उसको मैट्रिक्स फॉर्म से भी आप चेक कर सकते हो, किसी सेट को किसी भी एलिमेंट्स को एल आई है या एल डी है, या सेट को भी एल आई है या एल डी है, ठीक है। उसके बाद सेट देखा, और लीनियरली डिपेंडेंट की हमने एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन देखी थी, किसी भी अगर कोई सेट में यानी कोई एलिमेंट्स है एन एलिमेंट्स, तो उसमें से किसी एक एलिमेंट को आप बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज। और उसके ऊपर फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें देखो पीवाईक्यूज नहीं बनेगा, तो पीवाईक्यूज हम पढ़ेंगे जब बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिस में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट का यूज होता है, ठीक है। बेसिस में भी क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का यूज होता है, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन में आता है फर्स्ट, क्योंकि बेसिस का मतलब होता है 2 प्रॉपर्टी, कि वो एल आई होना चाहिए, किसी सेट को आप बेसिस बोलोगे कब, कि अगर वो अपने आप में एल आई है और वो सेट पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, तब आपका बेसिस बनता है। तो उसके लिए ये एल आई एंड एल डी समझना बहुत जरूरी था। किसको, बेसिस को समझने के लिए एल आई एल डी हमें आना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको कराया। क्योंकि क्वेश्चन एल आई एल डी से डायरेक्ट नहीं आता, क्वेश्चन आता है आपका बेसिस और डायमेंशन से, ठीक है। तो पीवाईक्यूज हम करेंगे जब बेसिस और डायमेंशन अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे, बेसिस और डायमेंशन की, उसमें हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप और देख सकते हो, ठीक है, अदर जो यूनिवर्सिटी नेट के अलावा, ठीक है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके एग्जाम में देख सकते हो, वहाँ एल आई एल डी का अगर क्वेश्चन आए तो ये आप डेफिनेशन यूज करना, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा।
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।